हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विला। माय नेम इज़ रुपेंद्र कुमार एंड आज से हम अपने इस चैनल पर क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं और सीयूईटी की भी प्रिपरेशन साथ साथ कराएंगे। तो आज की इस वीडियो से हम शुरू करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जो हमारी फ़र्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोल्ड वॉर एरा, वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम दो सुपर पावर्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, एक तो यूएसए एंड सेकंड इज़ यूएसएसआर। इन दोनों की क्या राइवलरी थी, क्या टेंशन्स थी, कैसी आइडियोलॉजीज़ थी और अलायंसेस वगैरह वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे मन में टॉपिक क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से हम क्या समझते हैं, क्या है कोल्ड वॉर। तो इसका एक बैकग्राउंड है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। देन उसके बाद सितंबर 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो बिगिन होता है एंड जो कि ख़त्म होता है 1945 में। 1945 में जो अलाइड फोर्सेस हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि दो पावर्स जिनका नाम था, एक तो अलाइड फोर्सेस एंड दूसरा एक्सिस पावर्स। अलाइड फोर्सेस जो थी वो एक ग्रुप था 4 कंट्रीज़ का, जिसमें कि यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस थे, जिन्होंने डिफीट करा एक्सिस पावर्स को, जो कि एक ग्रुप था किसका, जर्मनी, इटली एंड जापान का। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में एंड होता है। कैसे एंड होता है ये, जब यूएस ड्रॉप करता है 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया जाता है उसका कोड नेम होता है लिटिल बॉय, जो कि गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। एंड नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराया जाता है उसका कोड नेम होता है फैट मैन, जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। एंड हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया जाता है उसका 15 किलो का टन्स का जो है यील्ड होता है। एंड नागासाकी पर जो गिराया जाता है वो 21 किलो टन्स की यील्ड होती है। ये जो थी ये बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर है। यहाँ से जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो ख़त्म हुआ तो इसकी कुछ जो है क्रिटिक्स हैं और कुछ जो इसके सपोर्टर्स हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला था और ये ज़रूरी नहीं था कि जो है यूएस बॉम्ब को गिराए तभी एंड होगा, क्योंकि जापान जो है वो सरेंडर और उसने अपने हथियार जो हैं वो डाल दिए थे इसीलिए। एंड जो इसके सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं लाइक अमेरिका कि ये जो है नेसेसरी था वॉर को ख़त्म करने के लिए। एंड इसी की वजह से ऑल दिस डिवास्टेड जर्मनी, इटली एंड जापान। इसी वजह से जर्मनी की जितनी भी इकोनॉमी, पीपल एंड बहुत सारी लाइफ का लॉस हुआ, इकोनॉमी का लॉस हुआ। इसी वजह से जर्मनी, इटली, जापान को इसका डिवास्टेशन जो है वो झेलना पड़ा। एंड ड्यू टू दिस यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन जो है वो 2 पावर्स बन गए थे, क्योंकि इनके सामने कोई और बड़ा स्टेट नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, जिसको कि यूएसएसआर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की मेन डेफिनेशन, जिसको क्या होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो है एक स्टेट है, स्टेट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस दैट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। जिसमें कि एक कोल्ड वॉर जो है वो एक स्टेट है, एक जो है वो सिचुएशन है जिसमें कि जो नेशंस हैं वो डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस में इन्वॉल्व ना होकर अपनी आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो है वो राइवलरीज जो है वो परस्यू करते हैं। एंड जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड देयर डिफरेंट प्रोपेगेंडाज, जैसे कि जो कि डेवलप हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो कि बिटवीन किसके, यूएसए एंड यूएसएसआर और उसके रिस्पेक्टिव अलाइज। यहाँ पर अलाइज का मतलब है जो कि इन दोनों को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़, लाइक यूएसए को कुछ कंट्रीज़ जो हैं सपोर्ट करती हैं एंड यूएसएसआर को कुछ कंट्रीज़ सपोर्ट करती हैं, तो इनको अलाइज बोलते हैं। अब टाइमलाइन देख लेते हैं। तो 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इनको याद रखना, ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एंड 1939 से 45 जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और 45 में ख़त्म होता है।
45 से 90 तक जो है कोल्ड वॉर चलता है, एंड 90 से टिल नाउ कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चलता है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इस पूरी बुक में पढ़ेंगे। ये जो है ये चैप्टर जो है हमारी पूरी बुक का एक तरह से बेस रहेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आता है कोल्ड वॉर के रीजंस। कोल्ड वॉर क्यों? अब आपको जैसे बता दिया मैंने कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स रह गई थी, एक तो यूएसए एंड यूएसएसआर। तो दोनों के पास ही जो है वो एटॉमिक बॉम्ब थे, और दोनों ही एक दूसरे के बराबर, एक तरह से बराबर कह सकते हैं। तो कोल्ड वॉर का रीजंस बताता हूँ मैं। ये जो है क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में, आप इसको जो है वो नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट, या फिर जो भी आप देखिए। एंड जो फर्स्ट रीज़न है वो है, जैसे कि जो डिस्ट्रक्शन होती है वो एटॉमिक बम्स से जो होती है, वो बहुत ही कॉस्टली, जो है एटॉमिक बम का यूज़ होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, कॉस्टली होते हैं। एंड एनी जो है कंट्री जो है, कोई भी कंट्री इसको बियर नहीं कर सकती, कोई भी, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। एंड व्हेन, जब दूसरा है व्हेन जब टू राइवल पावर जो है वो पोजीशन में होती है। पोजीशन का मतलब है जब 2 सुपर पावर्स या स्टेट्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और वो कैपेबल होते हैं इन्फ्लिक्टिंग डेथ, वो इतनी ज़्यादा डेथ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं जो कि एक दूसरे को जो है अनएक्सेप्टेबल हो, एंड सो डज नॉट वांट टू टेक रिस्क। इसीलिए वो जो है इस रिस्क को जो है वो नहीं लेना चाहते कि अगर लड़ाई होगी तो दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों की लाइफ्स लॉस होंगी, इकोनॉमी बर्बाद होगी। इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन वॉर, बोथ साइड would be so badly harmed that it will be impossible। जैसे कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स या वॉर का, न्यूक्लियर वॉर में दोनों साइड जो हैं, जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों साइड इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हार्म होती हैं कि एक दूसरे को जो है वो विनर घोषित करना इम्पॉसिबल हो जाता है, डिक्लेयर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड बोथ साइड, अगर बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक, और दोनों ही पावर्स के पास जो है वो कैपेसिटी है कि एक दूसरे के खिलाफ जो है लड़ सकते हैं, टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नेदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। और इतना जो है वो अटैक के खिलाफ लड़ सकते हैं और डिस्ट्रक्शन इतना कर सकते हैं कि जो दूसरी कंट्री है वो दोबारा कभी इनिशिएट कर ही नहीं सकती वॉर को। एंड फिफ्थ जो रीज़न है वो है अवॉइड करना अनदर वर्ल्ड वॉर, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो ही चुके हैं। एंड ऑल दिस, इन सभी रीजंस को बोलते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जिसमें कि वॉर को प्रिवेंट करा जाता है। प्रिवेंशन ऑफ वॉर को जो है वो लॉजिक ऑफ डेटरेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो एक तरह से राइवलरी है, एक पॉइंट है जो कि 1962 के टाइम पर हुआ था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, जो कि एक क्यूबा आइसलैंड था। अभी मैं आपको सारा टॉपिक ये डिटेल वाइज बताता हूँ। तो क्या होता है 1961 में, अप्रैल 1961 में लीडर ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जो कि जो है वो यूएसएसआर की लीडर हैं, वो वर्ड थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वो इन्वेड करेगी, वुड इन्वेड द कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो फाइडल कैस्ट्रो। जो क्यूबा था एक कम्युनिस्ट रूल्ड आइसलैंड था जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो फाइडल कैस्ट्रो थे। और जो क्यूबा जो है स्मॉल आइसलैंड नेशन, जो क्यूबा जो है वो एक अलाई था यूएसएसआर का, एंड रिसीव करता था बोथ फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक हेल्प फ्रॉम इट। सो जो लीडर हैं यूएसएसआर की, निकिता क्रुश्चेव, वांटेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। इसीलिए जो वो कन्वर्ट करना चाहती थी उनको, उसको इनटू अ रशियन बेस, जिससे कि जो क्यूबा है उनके अंडर में रहे और यूएसए जो है वो उसको इन्वेड ना कर पाए। एंड सो ही प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा इन 1962 में न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पे प्लेस करवा देती हैं और ऐसा इस यूएसएसआर का मिलिट्री बेस बना देती हैं उसे। आफ्टर 3 वीक्स अमेरिका को इसका पता लगता है एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, इन सभी जो इवेंट हो रहे हैं उनमें नाम
जितने भी नाम आ रहे हैं, डेट्स आ रहे हैं, आपको ये सब याद रखनी है। ये CUET और जो आपने जितने भी आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको मार्क करके रख लीजिएगा। एंड हिज जो कि जॉन एफ कैनेडी हैं और उनके एडवाइज़र्स जो हैं वो वर रिलेक्टेंट टू फुल स्केल वॉर, जो वो फुल स्केल वॉर करने के लिए जो है वो रिलेक्टेंट थे, वो नहीं करना चाहते क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और एक दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जो है वो डिटरमाइन करते हैं, निकिता क्रुश्चेव को बोलते हैं कि ये जो है मिसाइल्स यहाँ से रिमूव करी जाए। और इसी टाइम पर क्या होता है, जब निकिता क्रुश्चेव उधर से USSR की तरफ से अपने शिप्स जो हैं वो मिलिट्री शिप्स जो हैं वो समंदर में भेजती हैं, एंड इसी के खिलाफ USA के शिप्स जो हैं वो सी में उतार दिए जाते हैं कि कोई भी यहाँ से शिप ना अंदर आए। एंड इसी क्लैश को जो है वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसी जो है ये कोल्ड वॉर का सबसे हाईएस्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो सबसे बड़ा जो कि कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट बोला जाता है। एंड अब देखते हैं इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। मैं बता चुका हूँ आपको कि जैसे कि जो वर्ल्ड है वो 2 पावर्स में डिवाइड हो गया था, 2 ही पावर्स बची थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर। कौन सी? एक तो USA एंड दूसरा USSR। तो जो स्मॉलर कंट्रीज़ थी, जैसे कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो कुछ जो हैं कंट्रीज़ क्या कर रही थी कि कुछ एक सुपर पावर को सपोर्ट कर रही थी, कोई दूसरी पावर को सपोर्ट कर रही थी। इसीलिए जो स्मॉलर स्टेट्स इन अलायंस जो हैं वो अलाइंसेस बना रही थी, अपने लिंक कर रही थी, एक सुपर पावर से अपना लिंक बना रही थी, जिससे कि वो अपने पर्पस और प्रॉमिस प्राप्त कर सकें, प्रोटेक्शन का, वेपन्स का एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल। जैसे अगर उनके साथ में किसी की लड़ाई होती है तो सुपर पावर उनको बचाए। ये जो डिवीज़न है वो फर्स्ट कहाँ पर हुआ? यूरोप में। एंड जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न यूरोप की, वो साइड चली गई किसके? US के साइड में, जिसको कि वेस्टर्न अलायंस बोला जाता है। एंड जो रिमेनिंग थी जो कि ईस्टर्न यूरोप की थी, वो USSR के चले गए, USSR के साथ में चले गए, जिससे कि ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस क्रिएट हो गया। US जो कि वेस्टर्न अलायंस को सपोर्ट करता था, इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग थी। तो US की आइडियोलॉजी जो थी वो लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म थी, एंड USSR की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म थी। इसी को बोलते हैं इमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। तो ये 2 पावर ब्लॉक्स की तरह ऐसा बन गए थे। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे का। तो जैसे कि आपको बताया, ये 2 पावर ब्लॉक्स में जो है डिवाइड हो गया था। तो जो वेस्टर्न अलायंस जो कि US हेड कर रहा था, उस वेस्टर्न अलायंस जो है वो फॉर्मलाइज होता है इनटू नेटो। नेटो अब क्या है? नेटो जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वेस्टर्न अलायंस के साथ वर्क कर रही थी, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये जो है क्वेश्चन आता है, ये आप नोट याद कर लेना। एंड जो कि ये बना था 4 अप्रैल 1949 में। इसकी डेट वगैरह और जो फॉर्मलाइजेशन है किस अलायंस के साथ में बना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। इसमें 12 स्टेट्स थे जिन्होंने डिक्लेयर करा था कि अगर उन आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप में अगर उनके ऊपर किसी एक के भी ऊपर अटैक होता है तो, और नॉर्थ अमेरिका में, वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। उसको जो है ऐसा माना जाएगा कि वो अटैक जो है वो सभी पर किया गया है, और ईच वन ऑफ देम, उन सभी को जो है वो उसकी मदद करनी होगी जिस पर कि अटैक हुआ है। एंड ये जो है नेटो का एक मोटिव था। एंड इसी को काउंटर करने के लिए USSR ने अपना जो है वो एक अलायंस, जिसे मिलिट्री पैक्ट बोलते हैं, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कि वार्सा पैक्ट बोलते हैं। ईस्टर्न अलायंस वाज नोन एज वार्सा पैक्ट, जो कि किसके द्वारा हेड करा जा रहा था? USSR के द्वारा। इट वाज क्रिएटेड ऑन 14 मई 1955। ये जो डेट्स हैं, पूरी डेट्स बुक्स में नहीं दी गई हैं, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये डेट्स आती हैं, क्वेश्चन इससे मतलब टफ बन जाता है, पूरी डेट आपको याद रखनी है। बुक्स में ये डेट मतलब पूरी नहीं दे रखी, डेट ओनली ईयर बता रखा है।
इसलिए और इसका प्रिंसिपल था काउंटर करना नेटो के फोर्सेस को। जैसे कि जो यूरोप में वारसा जो है वो यूएसएसआर का पैक्ट है एंड नेटो जो है वो यूएसए का है। तो ये इसका प्रिंसिपल फंक्शन ये था कि जो यूएसए की फोर्सेस हैं वो ईस्टर्न यूरोप में ना आ सकें और अपना जो है वो स्फीयर में इसकी इन्फ्लुएंस बनी रहे। नेक्स्ट जो है टॉपिक है हाउ सुपर पावर्स ऑक्यूपाइड रीजन्स। जो सुपर पावर है वो रीजन्स को कैसे ऑक्यूपाई करता था। एंड इसके जो है वो ये क्वेश्चन आता है। वैसे आपको ये टॉपिक मिलेगा नहीं बुक में, बुक की लाइंस आप पढ़ेंगे तो एक कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बुक की लाइंस है, बट ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको हेडिंग में पढ़ाया है। ये हेडिंग डाल रखी है बुक में, आपको ये हेडिंग नहीं मिलेगी, आपको ओनली लाइंस में मिल जाएगा ये। तो सुपर पावर जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं रीजन्स को। 3 बेसिक इसके जो है वो मेन रीजन्स हैं कैसे कैसे। पहला है आर्मी के द्वारा, बाय आर्मी एंड जो जैसे कि सोवियत यूनियन जो है वो यूज इट्स इन्फ्लुएंस in Eastern Europe backed by very large presence of armies in countries of region to ensure that half of Europe remained within its spheres। तो यूएसएसआर क्या करता था कि जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें लार्ज आर्मी की प्रेजेंस रखता था, जिससे कि जो ईस्टर्न यूरोप है, जो हाफ यूरोप का पार्ट है, वो यूएसएसआर के अंडर ही रहे और वहाँ पर दूसरी जैसे कि यूएसए की आर्मी जो है वो वहाँ पर ना आ सके। एंड सेकंड जो है वो है बाय ट्रीटीज़। तो कंट्रीज जो हैं वो ट्रीटी साइन करती थी जिसमें कि जैसे कि ये हो गया ट्रीटीज़ जिसमें कि ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया जिसको कि मिडल ईस्ट बोलते हैं, एंड यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ने अलायंस सिस्टम बनाया जिसको कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, जिसको कि सीटो भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए सीटो, SEATO, सीटो बोला जाता है। इसकी जो फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए। एंड ये बना था 1954 में। एंड सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटो इसको प्रोनाउंस करते हैं, एंड ये बना था 1955 में। थर्ड जो है वो बाय गुड रिलेशंस। जैसे कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर गुड रिलेशंस हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के फ्रेंड्स या मतलब उसको सपोर्ट करेंगे। लाइक जैसे कि सोवियत यूनियन का चाइना के साथ में जो है अच्छे संबंध थे, एंड विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, कोरिया एंड इराक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई सुपर पावर्स नीडेड एनी अलाई। अलाई का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अलाई क्या होता है। एक सुपर पावर को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज जो है उसकी अलाई कहलाती हैं। और वाइटल रिसोर्सेस, पहला रीजन जो है वो वाइटल रिसोर्सेज के लिए, जो कि अपने आप को एक सुपर पावर को अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑयल, मिनरल्स और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड सेकंड जो है रीज़न क्या है, टेरिटरी फ्रॉम। ये जो है आपको क्वेश्चंस जो है नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 3 मार्क्स में आता है। टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। जहाँ से जैसे कि वॉर स्टार्ट होता है तो वेपन्स एंड ट्रूप्स जो है वो लॉन्च करते हैं सुपर पावर। एंड थर्ड जो है लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। जिससे कि ऐसी जगह जहाँ से कि जो सुपर पावर है वो एक दूसरी अपने राइवल्स पर जो है वो निगाह रख सके, उनकी जो है वो एक्टिविटीज़ पर जो है वो स्पाई कर सके। एंड फोर्थ जो है वो है ये कि इकोनॉमिक सपोर्ट, इन दैट मैनी स्मॉल अलाइज जो हैं वो टुगेदर कुड सपोर्ट एंड पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। जैसे अगर सुपर पावर बहुत बड़ी है जैसे कि यूएसए एंड यूएसएसआर, तो उनके खर्चे भी ज़्यादा बड़े होंगे। तो मिलिट्री एक्सपेंसेस को कम करने के लिए स्मॉल जो अलाइज होती थी उनसे जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट जो है वो मांगा जाता था। इसीलिए जो है वो ये सपोर्ट करते थे, इसीलिए वो जो है अलाई तो जो है सुपर पावर ज़रूरी था। एंड फिफ्थ जो है वो दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन। जैसे कि
अब यूएसए की आइडियोलॉजी क्या है, मैंने आपको बताया है, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। एंड यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म है। तो ये कुछ इनको सपोर्ट करने के लिए अलाइज चाहिए थे कि वो बोलें कि लिबरल डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म अच्छा है या फिर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म अच्छा है। ये इन्हीं व्यूज़ के लिए जो है वो अलाइज जो है ज़रूरी होते थे। ये आप नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर, ये टॉपिक है जिसमें कि क्या होता है अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर। अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर वो है जिसमें कि सेवरल क्राइसिस जो कि हो रही थी, बट यहाँ पर किसी थर्ड वर्ल्ड, जो कि जैसे 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं हुआ, किसी वॉर में लीड ना हो, बट क्राइसिस चल रही थी सब जगह किसी, बट पावर्स में जो है लड़ाई नहीं हो रही थी, उनके जो अलाइज हैं उनमें लड़ाई हो रही थी। तो सेकंड, जैसे कि द 2 सुपर पावर्स वर पॉइज्ड टू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन कोरिया, बर्लिन एंड कॉन्गो। जो 2 सुपर पावर्स हैं इनमें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनमें डायरेक्ट जो है वो पावर्स में, सुपर पावर्स में लड़ाई नहीं हो रही थी, बट ओनली जो उनके अलाइज हैं लाइक कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, उनमें ही लड़ाई चल रही थी, राइवलरी चल रही थी, जिसमें कि कोरिया, 2 कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, उनमें वॉर हो रहा था 1950-53 में, एंड बर्लिन जो कि 1958 से 62, एंड कॉन्गो में जो है अर्ली 1960s में। इन्हीं वॉर और राइवलरीज की वजह से जो है वो ग्रेट मैनी लाइव्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लाइफ का, इकोनॉमी का, लाइक कहाँ पर, कोरिया, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, बट वर्ल्ड में जो है वो एक और न्यूक्लियर वॉर होने से बच गया। इसी वजह से जैसे कि अब वॉर होगा, लड़ाई होगी अलाइज के बीच में, तो मिलिट्री भी बढ़ेगी और वेपन्स भी चाहिए होंगे, तो इसी वजह से मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। इन मैनी केसेस जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है बिटवीन सुपर पावर्स जो है वो कुछ ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं मेंटेन नहीं कर पा रहा था, कम्युनिकेशन जो है वो एकदम जैसे ना के बराबर होने लग गया, एंड इसी वजह से जिसकी वजह से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लग गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के टाइम पर इसी में आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया 2 सुपर पावर्स थी, फर्स्ट यूएसए एंड सेकंड यूएसएसआर। तो इसी टाइम पर जो है एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना जो है वो अस्तित्व में आ रही थी, एक तो नैम, जिसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब जो आपको ये टॉपिक जो है मैं थोड़ी देर में आगे पढ़ाता हूँ, इसमें देख लीजिए जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही थी, जो कोल्ड वॉर की जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, टेंशन्स हैं, उनको कम कर रही थी एंड अवर्ट कर रही थी सम ग्रेव क्राइसिस को, कम मतलब वहाँ पे हेल्प कर रही थी जिससे कि राइवलरी ज़्यादा बढ़े ना। इसमें कि जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया से थे, वन ऑफ द की लीडर ऑफ नैम थे। नैम आपको बताऊंगा आगे, प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन 2 कोरियाज, 2 कोरिया, जैसे कि आप बताया 1953 में वॉर हुआ था कोरिया में, उसमें जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी हेल्प करी थी। किस चीज़ के लिए, जिससे कि वहाँ पर जो है क्राइसिस कम हो सके। एंड इसी में इन कॉन्गो क्राइसिस जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, जो कि उसमें कॉन्गो क्राइसिस में यूएन जनरल सेक्रेटरी, सेकंड जनरल सेक्रेटरी, बुक इस चैप्टर में नहीं दे रखा है बट उनका नाम यूथैंट है, जो कि आपको 6th चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले में पता चलेगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यूएस एंड यूएसएसआर कोलैबोरेशन, ये जो है टॉपिक तो नहीं है बट मैंने हेडिंग बना के आपको बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जब जो वॉर जो है एक तरह से वर्ल्ड वॉर होने की जो है कगार पे जो है वो दुनिया चल रही थी, एंड सब जगह जो है वो लड़ाइयाँ हो रही थी, राइवलरी बढ़ रही थी, तो इसी को देखते हुए यूएस एंड यूएसएसआर ने कोलैबोरेट करा एंड उन्होंने डिसाइड करा कि कुछ जो है वो सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स को जो है वो एलिमिनेट और लिमिट करा जाए।
तो उन्होंने डिसाइड करा स्टेबल बैलेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर दिस। दे साइंड 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स विद इन अ डिकेड। एक ही डिकेड में उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट जो है एग्रीमेंट साइन करे, जो कि 1970s के टाइम पर ये साइन हुए। पहला जो कि लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी है, जो कि 1963 में हुई थी। इसके अंतर्गत जो है वो कोई भी स्टेट कंट्री कहीं आउटर स्पेस, अंडर ओशियन और सरफेस पर जो है वो कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 के टाइम पर हुई थी। इसमें क्या था कि जो 1967 से पहले अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वही उसे रख सकती थी और कोई डेवलप नहीं कर सकता था। एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये 1972 के टाइम पर हुई थी, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो है वो प्रोहिबिशन हुई थी इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको नैम क्या है। जैसे कि मैंने बताया 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, 2 सुपर पावर्स थी, एक तो यूएसए एंड यूएसएसआर। इसी टाइम पर जो है बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो कॉलोनियल पावर्स से जो है वो इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी। और न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, यही न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो हैं इंडिपेंडेंस मिली इनको कॉलोनियल पावर से। एंड ये डर रही थी कि ये जो है अपनी जो फ्रीडम, दे वुड लॉस देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन्ड फॉर्मलाइज इंडिपेंडेंस। इनकी जो है इंडिपेंडेंस जो मिली है वो इनको लूज़ ना कर दें। एंड इसी वजह से इनको डर था कि जैसे कि दे डिड नॉट वांट टू इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ वॉर लाइक कम्युनिस्ट चाइना, जो है वो कम्युनिस्ट चाइना क्वेरल्ड विद यूएसएसआर इन 1950s एंड 69 में। यूएसएसआर और चाइना की लड़ाई हुई थी, वॉर हुआ था। इसके उन्होंने लड़ा था एक ब्रीफ वॉर ऑन टेरिटोरियल डिस्प्यूट, बाउंड्री के ऊपर था ये। एंड सो दे डेवलप्ड नैम। इसी लड़ाइयों एंड राइवलरीज टेंशंस को देखते हुए उन्होंने नैम का फॉर्मेशन किया। एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको कि नैम मैंने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म लिखने को आती है नॉन अलाइंड मूवमेंट, विच गिव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ अलायंसेस। एक ज़रिया दिया जिससे कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो किसी पावर को ज्वाइन ना करें। एक वे दिया नैम ने। नैम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको बोला जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, जो कि यूएस को सपोर्ट करती हैं। सेकंड वर्ल्ड जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करती हैं। एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नैम को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं 5 फाउंडर्स ऑफ नैम। अब जो फ्रेंडशिप थी बिटवीन 3 लीडर्स ऑफ, एक तो यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के जो लीडर हैं गमल अब्देल नासार। एंड वो हेल्ड अ मीटिंग इन 1956। इन्होंने एक मीटिंग करी जिसको इंडोनेशिया सुकारनो एंड घनास क्वामे नक्रूमा स्ट्रांगली सपोर्ट करा इन्होंने। इन्हीं 5 मेंबर्स को 5 फाउंडर्स ऑफ नैम बोला जाता है। अब जो नैम की जो फर्स्ट नैम समिट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961 विच वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर कंट्रीज। ये जो है आपको नंबर्स एंड डेट्स याद रखनी है। द लेटेस्ट मीटिंग ऑफ नैम हेल्ड इन अजरबैजान 2019 में हुई है ये। एंड इट इंक्लूड्स 120 मेंबर स्टेट्स एंड 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, रिड्यूस करना कोल्ड वॉर टेंशंस एंड प्रिवेंट न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्री फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी अलायंस। जो राइवलरीज हैं, टेंशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिड्यूस करना एंड प्रिवेंट करना, जो कि न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं जिनको आज़ादी मिल रही है वो कहीं इन अलायंसेस को ज्वाइन ना करें। ये इसका मेन फंक्शन था। नेक्स्ट देखते हैं नॉन अलाइंड। अब बोला जाता है कि जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो एक आइसोलेशनिज्म है और न्यूट्रलिटी है। तो इसको देखते हैं आइसोलेशनिज्म क्या होता है एंड न्यूट्रलिटी क्या होती है। ये क्वेश्चन आता है, आपको मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ता है एंड डेफिनेशन भी आती है कभी कभी इसकी पूछने को। तो आइसोलेशनिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है मेनली जो है रिमेनिंग ऑल फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड में जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं उनसे जो है वो परे रहना, उनके बारे में अज्ञात रहना। एंड सो इट वाज नॉट आइसोलेशनिज्म बिकॉज नॉन अलाइंड कंट्रीज जो है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जिन्होंने ज्वाइन करा है वो कंट्रीज प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग राइवल अलायंसेस फॉर पीस स्टेबिलिटी।
इस पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने काफ़ी जो है प्रयास करे, इसीलिए जो है वो आइसोलेशनिज्म नहीं बोला जाएगा। एंड न्यूट्रलिटी क्या है? रिफर्स प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। न्यूट्रलिटी का मतलब है एक पॉलिसी, प्रिंसिपल टू अ पॉलिसी, प्रिंसिपली जो कि मतलब इसका मतलब होता है एक पॉलिसी जिससे कि वॉर से दूर रहा जाए। बट स्टेट्स जो कि प्रैक्टिस कर रही थी न्यूट्रलिटी को आर नॉट रिक्वायर्ड, जो कि न्यूट्रलिटी को प्रैक्टिस करती हैं वो कंट्रीज़ जो न्यूट्रलिटी को प्रैक्टिस करती हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि एंड वॉर चल रहा है चले ना चले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बट जो नैम कंट्रीज़ हैं उन्होंने हेल्प करा वॉर को एंड करने में, इसी को जो है न्यूट्रलिटी बोला जाता है। बट ये जो है नैम को जिसने बोला कि ये न्यूट्रलिटी एंड आइसोलेशनिज्म है तो वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो ये आप याद रखना। अब जो नैम बना, नैम में काफ़ी सारी कंट्रीज़ आई। अब नैम की जो कंट्रीज़ थी वो मोस्टली अ मेजॉरिटी ऑफ देम वर कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LDCs जिसको बोला जाता है, वाज टू बी मोर डेवलप। इनको जो है इकोनॉमिकली डेवलप करना था एंड इसके जो जितने भी पीपल थे, लोग थे, वो बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे, इसीलिए उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना था। इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होती है और एक रिपोर्ट निकालती है 1972 में, जिसको कि एंटाइटल किया जाता है टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये नाम आता है इस रिपोर्ट का लिखने के लिए एंड कब हुई थी तो ये आप याद रखना, अनट्रेड का फुल फॉर्म भी आता है। एंड दीज रिफॉर्म्स गिव LDCs कंट्रोल। इन्हीं रिफॉर्म्स, ये पॉलिसी जो आई इन्हीं में, इसी रिफॉर्म्स में क्या था कि LDCs को उनके नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एक्सप्लॉइट करे गए किसकी, वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा, उन पर उनका वापस से हक दिलाया जाए एंड ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट LDCs कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स। जो LDCs हैं उनको वेस्टर्न मार्केट के लिए एक्सेस दिलाया जाए जिससे कि LDCs जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें एंड मेक ट्रेड मोर बेनिफिशियल फॉर पुअर कंट्रीज। जो गरीब देश हैं उनको जो है वो बेनिफिट हो इससे। एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले उनको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इंडिया एंड कोल्ड वॉर। ये है कि इंडिया और नैम जो है, इंडिया ने नैम को ज्वाइन करा था तो इंडिया का क्या योगदान है, क्या पार्ट है जो कोल्ड वॉर में इंडिया ने करा है। तो जो नैम है उसने इंडिया को एक वे दिया इन अलायंसेस से दूर रहने का एंड इंडिया ने इसी वजह से कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया रेज इट्स वॉइसेस अगेंस्ट न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। जो कंट्रीज अलायंसेस का पार्ट बन रही थी उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई और मोबिलाइज करा नॉट टू जॉइन एनी अलायंस एंड फोकस करा रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस में। इंडिया ने अच्छे से अपना जो है रोल निभाया राइवलरीज को कम करने में। एंड नेक्स्ट है, इंडिया ट्राइड to reduce the differences between alliances and prevent difference from escalating into full scale war। differences को कम किया एंड जो differences बढ़ रहे थे उनको war में बदलने से बचाया। एंड नॉन अलाइंड अलोड इंडिया, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, इंडिया पार्ट था नॉन नैम का, तो जो नैम ने इंडिया को अलो करा कि वो एक इंटरनेशनल डिसीजंस अपने आप से खुद से जो है इंटरनेशनल डिसीजंस ले सकता है और इंस्टांसेस एंड किसी और के अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता है, ना कि किसी और पावर्स के अंदर दबाव या प्रेशर में काम करे। इंडिया वाज एबल टू बैलेंस वन पावर अगेंस्ट अनदर। वो एक पावर, जैसे कि अगर इंडिया जो है वो US को सपोर्ट करता है और US इंडिया को प्रेशराइज या पावर डालता है, प्रेशराइज करता है, बुली करता है, तो इंडिया जो है वो USSR को भी ज्वाइन कर सकता है, टिल्ट कर सकता है अपना जो
सपोर्ट है वो किसी और कंट्री या सुपर पावर को दे सकता है। इट कुड टिल्ट टूवर्ड्स अदर, सो नो कुड टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड एंड बुली, कोई भी उसे दबा नहीं सकता। इंडिया ऑल्सो साइन 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये 1970 के टाइम पर है, 71 के टाइम पर, जिसमें कि दिसंबर 1971 में आपको पता चलेगा, आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो दिसंबर 1971 के टाइम पर बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंस मिली उसको, और हमने जो है वो 1971 में ही वॉर लड़ा पाकिस्तान से। तो जो पाकिस्तान है वो यूएसए का मतलब सपोर्टर था, एंड इसी वजह से यूएस जो है वो हमने लड़ाई की वजह से यूएस जो मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो हमसे लड़ने आ रही थी। इसी को जो है इसी से बचने के लिए इंडिया ने जो है 20 ईयर की फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है यूएसएसआर की अगस्त 1971 में जो है वो साइन कर ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो है आपके दो टॉपिक्स रह गए हैं, एक तो डेट्स इस चैप्टर से रिलेटेड एंड इसकी ट्रीटीज, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा डिटेल। एंड इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे डिटेल तरीके से मैंने आपको इजीली समझा दिए हैं। फिर भी आप एक बार बुक को रिवाइज और रीड करेंगे तभी आपको सही से पता चलेगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स जो कि 12th या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।